हेलो जीनियस, कैसे हैं आप सब। होप कि आप लोग मेरे वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले रहे होंगे। एग्ज़ाम का टाइम है और आप लोग के रिक्वेस्ट पे मैंने हिंदी में इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स के वीडियोस बनाए हैं, तो उसको देखिए और उसका फ़ायदा उठाइए। आपके लिए MCQ सीरीज़ भी बना हुआ है और क्विज़ सीरीज़ भी बना हुआ है, तो मुझे विश्वास है कि आप लोग वो सारे मेरे वीडियोस देखेंगे, क्योंकि ये सारे ही एग्ज़ाम्स में आपको हेल्प करने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर, पब्लिक फाइनेंस का जो चैप्टर है वो कवर करने वाले हैं, और इस टॉपिक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट थियरी है। इसको फंडामेंटल थियरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस भी कहा जाता है, और इस थियरी को सबसे पहले डेवलप किया था H. डाल्टन ने। रिचर्ड मस्ग्रेव ने भी इस थियरी को एक्सप्लेन किया है। तो इस थियरी को क्यों इम्पॉर्टेंट माना जाता है? क्योंकि ये थियरी जो है सोसाइटी में मैक्सिमम सोशल एडवांटेज को दिला सकती है। मतलब ये बताती है कि गवर्नमेंट को अपनी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ और बजटरी एक्टिविटीज़ को किस तरीके से करना है। ठीक है, अब बजटरी एक्टिविटीज़ और फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ ऑफ गवर्नमेंट में क्या आते हैं? कलेक्टिंग टैक्सेस एंड इनकरिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट बजटरी एक्टिविटी होता है किसी भी गवर्नमेंट का। टैक्स को कलेक्ट करना और इस कलेक्टेड टैक्स को लोगों के कल्याण के लिए खर्च करना। तो इस तरीके से दो टॉपिक हो जाते हैं यहाँ पे, एक टैक्सेशन और दूसरा पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो कितना टैक्स कलेक्ट करना चाहिए, कैसे कलेक्ट करना चाहिए, और इस टैक्स को किस तरीके से स्पेंड करना चाहिए लोगों के कल्याण के लिए, देश के विकास के लिए। तो ये थियरी वही बताता है हमें। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम टैक्स देते हैं, जब आप टैक्स देते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी इनकम कम होती है और हमको वो पिंच करता है। हम सेक्रीफाई करते हैं अपनी दूसरी चीज़ों को, क्योंकि जब टैक्स कटता है तो हमारे पास जो इनकम आती है वो क्या आती है? वो कम आती है। मतलब हमारे पास डिस्पोजेबल इनकम कम आती है, जिससे हमको कुछ चीज़ों का सेक्रीफाई करना पड़ता है, और जिसकी वजह से क्या होता है? डिसयूटिलिटी होती है। ठीक है, बट साथ में जब गवर्नमेंट इसी टैक्स अमाउंट को खर्च करती है पब्लिक एक्सपेंडिचर के तौर पे, तो इससे क्या होता है? लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बढ़ता है, लोगों को इससे बेनिफिट मिलता है, उनकी यूटिलिटी बढ़ती है। कैसे यूटिलिटी बढ़ती है? क्योंकि जब गवर्नमेंट इन सब पैसों को खर्च करेगी डेवलपमेंट के ऊपर, रोड बनाने के ऊपर, पार्क बनाने के ऊपर, एजुकेशन एंड हेल्थ व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, तो डेफिनेटली क्या होगा? लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा, और लोगों को इससे बेनिफिट मिलेगी। ठीक है, इनकी यूटिलिटी बढ़ेगी। तो ये दो चीज़ें हैं यहाँ पे, एक टैक्स है और दूसरा पब्लिक एक्सपेंडिचर है। तो अभी यहाँ पे क्या हमको समझने की ज़रूरत है कि जब ऑन द वन हैंड गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट कर रही है, जिससे कि क्या हो रहा है? लोगों को डिसएडवांटेज मिल रहा है, लोगों को थोड़ा नुकसान हो रहा है क्योंकि उनका इनकम कम हो रहा है। बट एट द सेम टाइम गवर्नमेंट जब वो पैसे को खर्च कर रही है तो लोगों को उससे फ़ायदा भी हो रहा है। तो गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि किस तरीके से और कितना वो टैक्स कलेक्ट करे, ताकि उस अमाउंट को जब हम खर्च करें तो उसका बेनिफिट जो है वो जो सेक्रीफाई हुआ था इनकम का, उससे कहीं ज़्यादा हो। तभी ये कहा जाता है कि इकोनॉमी में मैक्सिमम सोशल एडवांटेज मिला है। ठीक है, अब ये जो थियरी है कुछ अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड है, मतलब कुछ कंडीशंस के ऊपर बेस्ड है। अगर ये कंडीशन होगी तभी ये थियरी जो है वो करेक्ट होगा। तो फर्स्ट अजम्पशन डाल्टन ने लिया था कि ऑल टैक्सेस रिजल्ट इन सेक्रीफाइस। मतलब जितने भी टैक्स होते हैं वो सेक्रीफाइस का कारण है, मतलब उसकी वजह से सेक्रीफाइस होता है और लोगों की इनकम में कमी होती है उससे। ठीक है, बट साथ में ये भी बताया है यहाँ पे कि जब गवर्नमेंट खर्च करती है तो उससे क्या होता है? लोगों को बेनिफिट मिलता है। तो टैक्स की वजह से क्या होता है? सेक्रीफाइस होता है, एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर की वजह से क्या होता है? लोगों को बेनिफिट मिलती है। सेकेंड अजम्पशन है पब्लिक रेवेन्यू कंसिस्ट्स ऑफ ओनली टैक्सेस। मतलब यहाँ पे ये अज्यूम किया हुआ है इकोनॉमिस्ट ने
कि जो पब्लिक रेवेन्यू आ रही है गवर्नमेंट के पास वो टैक्स के थ्रू आती है, तो यहाँ पे नॉन टैक्स रेवेन्यू को नहीं लिया गया है। ठीक है, ये एक कंडीशन है। थर्ड पॉइंट है द गवर्नमेंट फॉलोज बैलेंस्ड बजट। मतलब आपको पता होगा बजट 3 टाइप के होते हैं, बैलेंस्ड होते हैं, सरप्लस होते हैं, डेफिसिट होता है। ओके, तो यहाँ पे इस थियरी में कन्वीनियंसी के लिए ये मान लिया गया है कि गवर्नमेंट का जो बजट है वो बैलेंस्ड बजट है। बैलेंस्ड बजट का मतलब ये हो रहा है कि जितनी रेवेन्यू आ रही है वो पूरी की पूरी खर्च हो जा रही है। सो बजट जो है वो बैलेंस हो गया। टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है। फोर्थ अजम्पशन है पब्लिक एक्सपेंडिचर इज सब्जेक्ट टू डिमिनिशिंग मार्जिनल सोशल बेनिफिट एंड टैक्सेस आर सब्जेक्ट टू इंक्रीजिंग मार्जिनल सोशल सैक्रिफाइस। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर से, गवर्नमेंट के खर्च से जो बेनिफिट मिल रहा है वो डिमिनिशिंग मार्जिनल सोशल बेनिफिट कहलाता है, और टैक्स से जो सैक्रिफाइस उत्पन्न हो रहा है वो इंक्रीजिंग मार्जिनल सोशल सैक्रिफाइस कहलाता है। अब ऐसा क्यों है ये हम आगे देखेंगे दूसरे स्लाइड्स में। ओके, सो यहाँ पे अभी क्या बता रहा है ये प्रिंसिपल का स्टेटमेंट। क्या प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। ये क्या बताता है? ये बताता है कि पब्लिक फाइनेंस लीड्स टू इकोनॉमिक वेलफेयर when public expenditure and taxation are carried out up to the point where the benefits derived from the marginal utility of expenditure is equal to marginal disutility of the sacrifice imposed by taxation। ये स्टेटमेंट को आपको एज इट इज़ लेना है। ये स्टेटमेंट जो है वो पूरी की पूरी थियरी बताती है। ये स्टेटमेंट बता रहा है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेशन किस लेवल तक किया जाना चाहिए ताकि इकोनॉमी में, कंट्री में जो वेलफेयर है, इकोनॉमिक वेलफेयर है या सोशल एडवांटेज है वो मैक्सिमम अचीव किया जा सके। ठीक है, तो वो लेवल क्या होना चाहिए? तो लेवल वहाँ तक होना चाहिए जहाँ पर कि आपका जो बेनिफिट मिल रहा है एक्सपेंडिचर से, वो बेनिफिट जो है वो डिसयूटिलिटी जो हो रही है टैक्स की वजह से, वो दोनों जहाँ पे इक्वल हो जाएं। ठीक है, इसको हम लोग एक ग्राफ से भी समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले तो हम लोग समझेंगे मार्जिनल सोशल सैक्रिफाइस क्या होता है एंड मार्जिनल सोशल बेनिफिट, क्योंकि ये पूरी की पूरी थियरी इन दोनों फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। मार्जिनल सोशल सैक्रिफाइस क्यों उत्पन्न हो रहा है? टैक्स की वजह से, लोगों की इनकम कम हो गई टैक्स की वजह से। मार्जिनल सोशल बेनिफिट क्यों हो रहा है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की वजह से और पब्लिक एक्सपेंडिचर की वजह से, इससे लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। तो ये दोनों ही जो फैक्टर हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस थियरी में, इसको आप याद रखिएगा। तो अभी यहाँ पे हम दोनों को सेपरेट समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला था मार्जिनल सोशल सैक्रिफाइस। ये कैसे उत्पन्न हो रहा है? टैक्स की वजह से। टैक्स की वजह से लोगों का इनकम कम हो रहा है एंड लोग क्या कर रहे हैं? सेक्रीफाई कर रहे हैं कुछ चीज़ों को, मतलब वो चीज़ वो खरीद सकते थे अगर उनसे टैक्स नहीं लिया जाता। ठीक है, तो ये बताता है कि जो सेक्रीफाई जो होता है टैक्स की वजह से, वो हर एक एडिशनल यूनिट ऑफ टैक्सेशन से वो बढ़ता जाता है। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है कि मार्जिनल सोशल सैक्रिफाइस ऑफ टैक्सेशन इंक्रीजेज एज रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द टैक्सेस। ठीक है, जैसे जैसे गवर्नमेंट ज़्यादा और ज़्यादा टैक्स लेगी वैसे वैसे क्या होगा? ये मार्जिनल सोशल सैक्रिफाइस क्या होगा? बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पे क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि टैक्स जो है वो एक रियल बर्डन डालता है लोगों के ऊपर, जिससे उनको अपने कंजम्पशन खर्च कम करने पड़ते हैं, उनकी सेविंग भी कम हो जाती है, तो उनके ऊपर क्या होता है? एक बर्डन आ जा रहा है। तो जैसे जैसे गवर्नमेंट टैक्स ज़्यादा ज़्यादा कलेक्ट करती जाएगी वैसे वैसे क्या होगा? इनको जो है वो सेक्रीफाई ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि टैक्सेज आर सब्जेक्ट टू इंक्रीजिंग मार्जिनल सोशल सैक्रिफाइस। अब इसका हम लोग यहाँ पे एक डायग्राम देखेंगे। इंक्रीजिंग है तो मतलब जो कर्व जो होगा एमएसएस कर्व का वो अपवर्ड स्लोपिंग होगा। तो ऑलवेज रिमेंबर कि एमएसएस कर्व जो है वो अपवर्ड स्लोपिंग होगा। क्यों ऐसा अपवर्ड स्लोपिंग हो रहा है? कि जैसे जैसे आप देख सकते हैं यूनिट्स ऑफ टैक्सेशन बढ़ रही है, पहले N1 था फिर N2 हो गया, वैसे वैसे मार्जिनल सोशल सैक्रिफाइस भी ऊपर को जा रहा है। जब टैक्स N1 था तो मार्जिनल सोशल सैक्रिफाइस S1 था, जब टैक्स बढ़कर N2 हो गया तो एमएसएस S2 हो गया। तो इस तरीके से जब हम दोनों पॉइंट को मिलाते हैं तो हमको एक अपवर्ड स्लोपिंग कर्व मिलता है,
जिसको कि MSS कर्व कहते हैं। ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर, यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होगा या डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। ये कर्व कैसा होगा? अपवर्ड स्लोपिंग होगा, MSS कर्व। अब हम देखते हैं मार्जिनल सोशल बेनिफिट। मार्जिनल सोशल बेनिफिट क्यों मिल रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो टैक्स के अमाउंट को लोगों के कल्याण के लिए खर्च कर रही है। लोगों के लिए रोड बना रही है, हाईवेज बना रही है, पार्क बना रही है, हॉस्पिटल बना रही है, स्कूल्स बना रहे हैं, फ्लाईओवर बन रहे हैं। ठीक है, टेक्निकल डेवलपमेंट हो रहा है। तो इन सब का प्रभाव क्या पड़ेगा सोसाइटी के ऊपर? उनके वेलफेयर में इंक्रीमेंट होगा, मतलब उनको बेनिफिट मिलेगा, उनका कल्याण होगा। ठीक है, तो ये जो बेनिफिट है वो कैसा होता है, इसका नेचर कैसा होता है? इसका नेचर होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग। इसलिए मार्जिनल सोशल बेनिफिट कर्व जो है वो देख सकते हैं आप, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। जैसे जैसे गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर का यूनिट बढ़ाती जा रही है, वैसे वैसे क्या हो रहा है? मार्जिनल सोशल बेनिफिट कम होती जा रही है। जब यूनिट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर N1 था तो मार्जिनल सोशल बेनिफिट B1 था। फिर और ज़्यादा खर्च किया तो बेनिफिट B2 हो गया, और ज़्यादा N3 पे आ गए तो मार्जिनल सोशल बेनिफिट B3 हो गया। इस तरीके से MSB कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग हो जाता है। ठीक है, एक्चुअली इसके पीछे रीजन क्या है? इसका रीजन है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी थियरी। पहले पढ़ा होगा आप लोगों ने कि जैसे जैसे हम किसी चीज़ को और ज़्यादा कंज्यूम करते जाते हैं, उससे मिलने वाली यूटिलिटी जो है वो कम होती जाती है। यही वजह है कि इसका जो कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। अब आते हैं हम मैक्सिमम सोशल एडवांटेज थियरी के डायग्राम पे। सो दिस इज द एक्चुअल डायग्राम दैट एक्सप्लेन्स मार्जिनल सोशल एडवांटेज थियरी। यहाँ पे आप जो पहले दो डायग्राम देखे थे MSS और MSB का, दोनों को मर्ज कर देते हैं। जब हम मर्ज करते हैं तो दोनों एक दूसरे को E पॉइंट पे कट कर रहे हैं। सो यहाँ पे ये इस डायग्राम का मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट जो है OQ अमाउंट तक टैक्स कलेक्ट करेगी और खर्च करेगी, और इस तरीके से MSS जो है वो MSB के बराबर हो जाएगा, दैट इज EQ। जो शेडेड पार्ट दिख रहा है दैट इज मैक्सिमम सोशल एडवांटेज एरिया। ठीक है, तो ये थियरी बहुत इंपॉर्टेंट थियरी है और इसका ये डायग्राम इंपॉर्टेंट डायग्राम है। अब उस थियरी को कैसे एक्सप्लेन करना है, उसमें बताया हुआ है लेवल ऑफ टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है वो एक्स एक्सिस पे, एंड सैक्रिफाई एंड बेनिफिट्स जो है वो वाई एक्सिस पे। ठीक है, तो सोशल एडवांटेज मैक्सिमाइज एट द पॉइंट वेयर MSS कर्व इंटरसेक्ट्स द MSB कर्व। दिस इज इक्विलिब्रियम पॉइंट जो कि E है, हम लोग देख चुके हैं डायग्राम में। OQ रिप्रेजेंट्स द ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज, मतलब गवर्नमेंट कितना अर्न कर रही है और कितना खर्च कर रही है। ठीक है, तो मैक्सिमम सोशल एडवांटेज कहाँ पे मिलेगा? जहाँ पे MSS इक्वल MSB। एट एनी अदर लेवल ऑफ टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर जो होगा वो मैक्सिमम सोशल एडवांटेज से कम होगा। मतलब अगर इसके पहले गवर्नमेंट रुक जाती है, मतलब EQ पॉइंट के पहले अगर रुक जाती है तो भी एडवांटेज मैक्सिमम नहीं होगा, और इसके आगे जाती है तो फिर सेक्रीफाइस ज़्यादा होगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट के लिए ऑप्टिमम डिसीजन क्या होगा? जहाँ पे MSS MSB के बराबर है वहाँ तक रेवेन्यू कलेक्ट करना है और खर्च करना है। ठीक है, अब इस थियरी के कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसे कि सारे थियरीज के होते हैं, 100% थियरी कभी भी एप्लीकेबल नहीं होती है, प्रैक्टिकल नहीं होती है। तो इस थियरी के कुछ लिमिटेशंस यहाँ पे दिए हुए हैं पॉइंट में। तो मेजरमेंट नॉट पॉसिबल, ये बहुत बड़ी ड्रॉबैक है इस थियरी की। इसमें इतने सारे जो सोशल बेनिफिट हैं या सेक्रीफाइस हैं, मार्जिनल सोशल बेनिफिट और मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस, इन सबको मेजर करना बहुत मुश्किल है। अभी क्या होता है, ये बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है कि आपको गवर्नमेंट आपके लिए कितना खर्च कर रही है, उससे आप कितना बेनिफिट ले रहे हो, या कितना आपका इनकम जा रहा है टैक्स में, कितना आप सेक्रीफाई कर रहे हो। इट इज़ नॉट क्वान्टिफाइएबल, मतलब इसको हम क्वांटिटी में मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मेजरमेंट का प्रॉब्लम है। अनरियलिस्टिक अजम्पशन है, जो 4 अजम्पशन हमने देखा था वो अजम्पशंस बहुत प्रैक्टिकल नहीं है किसी भी गवर्नमेंट के लिए। अब आज के ज़माने में गवर्नमेंट बैलेंस बजट नहीं बना सकती है, हमेशा जो बजट होता है गवर्नमेंट का वो डेफिसिट में ही जाता है। ठीक है, तो उसके जो अजम्पशन है वो बहुत प्रैक्टिकल नहीं है। चेंजिंग कंडीशंस, इकोनॉमी कभी भी स्टेबल नहीं होती है,
इकोनॉमी डायनेमिक होती है, कंडीशन में हमेशा चेंज होते रहते हैं, तो ये थियरी हर एक कंडीशन में एप्लीकेबल होगी ऐसा नहीं है, ठीक है। इग्नोर्स नॉन टैक्स रेवेन्यू, अब ये एजम्पशन में ही लिखा हुआ था कि जो गवर्नमेंट के जो रेवेन्यू मिल रहे हैं वो सिर्फ टैक्स से आ रहे हैं, बट अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो अदर देन टैक्स भी होते हैं सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, फीस, फाइन्स, पेनल्टीज, सो मेनी थिंग्स होते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट बोरोइंग, तो उन सब चीज़ों को क्या यहाँ पे इग्नोर किया हुआ है, ठीक है। लैक ऑफ डिविजिबिलिटी, यहाँ पे हम एक्चुअल मेजरमेंट के लिए बहुत सारे यूनिट ऑफ टैक्सेशन एंड यूनिट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर को जब तक हम डिवीज़न करके नहीं देखेंगे तब तक हम मेज़र नहीं कर सकते, तो यहाँ पे डिविजिबिलिटी भी पॉसिबल नहीं है। और लास्ट इज़ लार्ज बजट साइज़, मतलब मोस्टली कंट्री की बजट साइज़ बहुत ही बड़ी होती है और उसमें उसके टैक्स और टैक्स की वजह से कितना सेक्रीफाइस हुआ उसको इक्वल करना, बेनिफिट पब्लिक एक्सपेंडिचर और उसके बेनिफिट से दोनों की मार्जिनल थिंग को निकालना, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। तो ये सारे जो हैं इसके लिमिटेशंस हैं। अब लिमिटेशंस तो हैं, लेकिन फिर भी ये थियरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसको फंडामेंटल थियरी बोला जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जब टैक्सेशन का पॉलिसी बनाती है या गवर्नमेंट जो खर्च करती है और उसकी जो प्लानिंग करती है उसमें इस थियरी को अपने माइंड में ज़रूर रखती है। ये थियरी एक आइडियल थियरी है जो बताता है कि गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्ट करने और उसको खर्च करने के लिए कुछ बातों का ध्यान में रखना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके एंड हाईएस्ट लेवल ऑफ वेलफेयर कैन बी अचीव्ड बाय द गवर्नमेंट। ओके, सो यहाँ पे ये थियरी होती है ख़त्म। मैंने ट्राई किया है इसको सिंप्लीफाई करने का, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को बार बार देखिए, समझने की कोशिश कीजिए एंड इसके जो नोट्स हैं वो आप ले सकते हैं, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।